नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आईएनडीआईए गठबंधन की सक्रियता फिर से बढ़ गई है। काफी लंबे समय के गैप के बाद आईएनडीआईए ने फिर से सक्रिय होने के लिए कोशिश शुरू की है और ये पहल की है गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने। हालांकि आईएनडीआईए गठबंधन का जो अभी तक का इतिहास है और जो उपलब्धि के आधार पर अगर देखा जाए तो कोई उत्साहजनक नहीं है, क्योंकि गठबंधन शुरुआत में ही लड़खड़ाने लगा और विधानसभा चुनाव में इसका कहीं कोई असर दिखाई नहीं दिया। लगा ही नहीं कि कोई गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस ने 3 राज्यों में, खासतौर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में गठबंधन के सहयोगी दलों को कोई महत्व नहीं दिया। उसकी वजह से गठबंधन के अस्तित्व पर खतरा भी मंडराने लगा था और कहा जाने लगा था कि गठबंधन अब खत्म हो गया है। लेकिन 3 राज्यों की हार के बाद, विशेषकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार गंवाने के बाद, कांग्रेस को भी कुछ चीजें समझ में आई होंगी और कांग्रेस को यह एहसास हुआ कि अकेले चलने से कुछ नहीं होने वाला है। सहयोगी दलों का और जो विपक्ष के अन्य दल हैं उनका सहयोग लोकसभा चुनाव में लेना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके बीच ही माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ही विपक्ष में ऐसी पार्टी है जिसका देशव्यापी प्रभाव है। हालांकि कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कांग्रेस से अधिक है, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल विपक्ष में है। कांग्रेस अपने खट्टे मीठे अनुभवों को भुलाकर फिर से इंडिया गठबंधन को सक्रिय करना चाहती है। इसके लिए 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक आहूत की गई। माना जा रहा है कि ये बैठक इंडिया गठबंधन के बीच जो सीटों के बंटवारे का मुद्दा है उस पर कोई निर्णय लेगी, क्योंकि गठबंधन तो बन गया, लेकिन जो गठबंधन में जो दरारें आई वो 2 कारणों से आई। एक तो कांग्रेस का अहंकार और सहयोगी दलों की उपेक्षा, दूसरा सीट के बंटवारे पर अपनी हैसियत से अधिक सीटों का दावा करना, वो कांग्रेस की तरफ से भी और बाकी क्षेत्रीय दलों की तरफ से भी। इस कारण से गठबंधन में दरार देखने को मिली और गठबंधन एक बार को ऐसा लगा कि शायद बिखर जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद कांग्रेस को भी कुछ चीजें समझ में आई हैं और कांग्रेस भी लचीला रुख अपनाने को तैयार है। इसीलिए ये बैठक बुलाई गई। इसके पहले भी 6 दिसंबर को बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उस बैठक में सहयोगी दलों ने आने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि इस बैठक की हमें कोई जानकारी नहीं है, तारीख हमसे पूछ कर तय नहीं की गई है, हमसे समय की बात नहीं हुई, तारीख की बात नहीं हुई, हम नहीं आ सकते, हमारे अन्य कार्यक्रम लगे। ये बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, अखिलेश यादव ने और नीतीश कुमार, तीनों लोगों ने कही। इसके बाद कांग्रेस ने नई तारीख तय की और तारीख तय हुई 19 दिसंबर। अशोका होटल में दिल्ली में बैठक हुई। इसके पहले 3 बैठकें हो चुकी हैं, जैसा कि हम जानते ही हैं। पहली बैठक नीतीश कुमार के प्रयास से पटना में हुई थी, दूसरी बेंगलुरु में हुई थी कांग्रेस के प्रयास से, और तीसरी बैठक
मुंबई में हुई थी। चौथी बैठक के लिए जगह तय हुई थी, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव आ गए और उस प्राथमिकता में कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं रही, चुनाव प्रचार अहम हो गया, इसलिए वो बैठकें नहीं हो सकी। हालांकि उसके लिए जगह तय हुई थी नागपुर, नागपुर, लखनऊ या दिल्ली, इसमें से कहीं बैठक होनी थी, लेकिन वो कहीं भी बैठक नहीं हुई। एक कार्यक्रम और तय हुआ था कि भोपाल में एक संयुक्त रैली होगी चुनाव के दौरान, वो रैली भी नहीं हुई। और इंडिया गठबंधन का एजेंडा आगे नहीं बढ़ा, इंडिया गठबंधन की गतिविधियां स्थिर हो गई। ना तो इंडिया गठबंधन का कोई नेता तय हुआ और ना ही कोई संयोजक तय हो पाया, ना ही प्रवक्ताओं के नाम तय हो पाए। एक संयुक्त सचिवालय बनाने की बात थी दिल्ली में, वो भी नहीं बना। तो इंडिया गठबंधन का मामला काफी पेचीदा हो गया था और शिथिल भी हो गया था। लेकिन इस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो उत्साह है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, उसके बाद अब सब विपक्ष को लगने लगा है कि बगैर एकाकीय हम लोग भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात कांग्रेस की समझ में तो आई है, दूसरे दलों की समझ में भी आ गई, क्षेत्रीय दल भी समझ गए, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को भी लग रहा है कि अकेले भाजपा से मुकाबला नहीं हो सकता। तो ये बैठक कल की महत्वपूर्ण होगी। 19 तारीख को जो बैठक होने वाली है, उसमें सीट शेयरिंग पर जो सबसे बड़ा मुद्दा फंसा हुआ है, वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी हैसियत से ज्यादा सीटें मांग रही। कांग्रेस का अनुमान है कि उसे 2009 के चुनाव के आधार पर कम से कम 22 सीटें मिलनी चाहिए, जबकि समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि कांग्रेस का आधार चूंकि बहुत सिमट गया है और वर्तमान में कांग्रेस के पास मात्र एक सीट ही है, तो ऐसे में कांग्रेस को 4 से 5 सीटें दी जा सकती है। अधिकतम समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए 8 सीटें तक छोड़ने की मनस्थिति में है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और अखिलेश यादव ने एक बात और कही है कि जहां जो दल प्रभावी हो वो बड़े भूमिका में रहे और वही तय करे कि किसको कितनी सीटें देनी है, किसके लिए कितनी छोड़नी है। यानी कि स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में वो ये तय करे कि कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़नी। लेकिन कांग्रेस को शायद ये बात स्वीकार नहीं, क्योंकि कांग्रेस उत्साही है। इस समय कांग्रेस हारी जरूर है 3 राज्यों में, लेकिन तेलंगाना के चुनाव ने कांग्रेस का उत्साह बढ़ाया हुआ है, विशेष रूप से मुस्लिम मतों को लेकर। ऐसे में नहीं लगता कि कांग्रेस 6 या 7 सीटें या 8 सीटों तक समझौता करेगी। कांग्रेस 20-22 सीटें चाहती है, रालोद को भी सीटें देनी है और अधिकांश सीटों पर जो बचेंगी वो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। दूसरा जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है, ये बिहार में भी पेचीदा है। बिहार में भी नीतीश कुमार और लालू यादव कांग्रेस को 4-5 सीटों तक समेटना चाहते हैं और बाकी सीटों पर खुद लड़ना चाहते हैं। यहाँ भी कांग्रेस स्वीकार करेगी कि नहीं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। सबसे ज़्यादा पेचीदे जो राज्य हैं उनमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग करना बहुत मुश्किल काम है। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टियां किसी भी रूप से, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और सीपीएम दोनों आईएनडीआईए का हिस्सा है, ये लोग ममता बनर्जी के साथ कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं। गठबंधन रहे ना रहे, लेकिन वो गठबंधन में ममता के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। और ममता बनर्जी भी उन लोगों के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेंगे जिनसे सत्ता उन्होंने छीनी, यानी कि वामपंथियों को सत्ता से बाहर किया है कांग्रेस, ममता बनर्जी ने। यही हाल दिल्ली में है।
दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल कैसे होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही सत्ता से बाहर किया है। पंजाब में भी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। पंजाब में तो कांग्रेस के नेता भी नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई सीट शेयरिंग हो या कोई समझौता हो। तो ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग कोई आसान काम नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन के नेता ये प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि वो ये दिखाए कि वो गठबंधन के प्रति ईमानदार है, ताकि जनता में, मतदाताओं में एक संदेश जाए कि कांग्रेस ईमानदारी से गठबंधन के लिए या विपक्षी एकता के लिए प्रयासरत है और ईमानदारी से गठबंधन चाहती है। लेकिन गठबंधन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सफल होगा कि नहीं होगा, ये तो एक बैठक में तय होने वाला भी नहीं है, कई बैठकें करनी पड़ेंगी। लेकिन देखना होगा कि क्या परिणाम आता है। इसके अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं, जो और एजेंडा है, ये एक किसी नेता का चुनाव हो गठबंधन के रूप में, गठबंधन का कोई फेस तय हो कि अगर गठबंधन चुनाव में जा रहा है, लोकसभा चुनाव में, तो उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये नाम भी उनको तय करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो वो फिर मतदाता भ्रमित ही रहेगा किसके नाम पर वोट दे। यहाँ तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावेदार हैं तीसरे बार के लिए, तो उधर कौन होगा। ये सारे मुद्दे हैं जिन पर कल चर्चा होनी है। देखते हैं कल क्या बैठक में निष्कर्ष निकल कर आता है और किस दिशा में इंडिया गठबंधन जाता है, सार्थक दिशा में जाता भी है कि नहीं जाता है, या इस चौथी बैठक के बाद कड़वाहट और अधिक बढ़ती है, या ये एक कदम आगे बढ़ते हैं। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।